देखिए आज की क्लास में हम लोग लेसन 5 को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पृथ्वी का परिमंडल। तो पृथ्वी का परिमंडल मतलब क्या हो जाएगा, तो कुल तीन भाग में हम इसको बांटते हैं। पहला हो जाएगा भूमंडल, तो आप लोग भी भूमंडल लिख करके डैश दीजिए। देखिए भूमंडल हम लोग कहते किसे हैं, तो पृथ्वी का जो बाहरी परत होता है जिसपे हम लोग रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, भूमंडल कहते हैं। और ये भूमंडल जो है वो चट्टानों और मिट्टी से बना होता है। बात समझ में आया। हम लोगों का पूरा पृथ्वी पे 7 भूमंडल अर्थात महाद्वीप है, और 7 महाद्वीप का नक्शा आपके पास चला गया होगा। तो हम जैसे जैसे लिखेंगे आपको वो सब देखना है। तो सबसे पहले आप एशिया दिख गया आपको, दूसरे नंबर में जो सबसे बड़ा हो जाएगा अफ्रीका आपको दिख गया होगा, फिर आपको उत्तरी अमेरिका दिखा होगा, और जस्ट उसी के नीचे आपको दक्षिणी अमेरिका दिखा होगा। दिखा। और 5वें नंबर में देखिए पहले क्या हो गया आपका, रूस हो गया। जैसे वो वाला मैप हमको खोल के दीजिए। रूस हो गया, रूस बोलते हैं, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। उसके बाद सीधा आप आ जाइए नीचे, अंटार्कटिका आपको दिखा होगा, अंटार्कटिका आपको दिखा होगा। फिर आपको 6ठे नंबर पे यूरोप दिखा होगा, और 7वें नंबर पे लास्ट में सबसे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हम बड़ा नक्शा में आप लोग को दिखा देते हैं तो उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये पूरा, जिस प्रकार से हम मार्कर चला रहे हैं उसी प्रकार से आपको देखना है। ये पूरा जो महाद्वीप है इसको हम लोग बोलते हैं एशिया महाद्वीप। ठीक है, और जस्ट इसी के बगल में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं यूरोप महाद्वीप। ठीक है, ये वाला को हम लोग बोलेंगे यूरोपीय महाद्वीप। और इधर आ जाइए तो ये जो इस यहाँ पे है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, और इसको बोलते हैं हम लोग साउथ अमेरिका। और नीचे आपको जो यहाँ पे दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और यहाँ पे मेरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। बात समझ में आया। तो यही हम लोग का पृथ्वी है जिस पे हम लोग रहते हैं। और ये कुल जमीन जो है मात्र 29% पे ही है, कुल भूमि का मात्र 29% पे ये पूरा का पूरा जमीन है। ठीक है, और बाकी सारा जगह पे क्या है, पानी है। उसके बारे में हम जस्ट अभी पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। अगर आप भारत का नक्शा, पूरा वर्ल्ड का मैप अगर आप ध्यान में रखिएगा, और आपको हम पहले भी बता चुके थे कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, तो आप इसको आसानी पूर्वक से बता पाइएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पहले का बता देते हैं आपको। ये कौन सा रेखा कहलाता है, विषुवत रेखा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। और इसके जो ऊपर होगा उसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और नीचे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। और उसके बाद फिर जो एक यहाँ पे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी अर्कटार्कटिक ध्रुव, या फिर अर्कटार्कटिक ध्रुव वृत्त, ये ना बोलते हैं। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, दक्षिणी अंटार्कटिक ध्रुव। ये वाला हम पिछले क्लास में आप लोग को बता चुके हैं, तो बस उसी के बारे में आपको इसमें लिखना है। ठीक है, देखिए जो एशिया है और जो यूरोप है ये दोनों को अलग कौन करता है, तो ये दोनों को अलग करता है यूराल, यूराल पर्वत है, ये दोनों को अलग करता है। आप नक्शा में ध्यान से देखिएगा। देखिए ये मेरा एशिया है और ये मेरा यूरोप है, तो ये दोनों आपको सटा हुआ लग रहा है ना, लेकिन यहाँ पे एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत, जो कि एशिया और यूरोप को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। जैसे भारत में यहाँ पे हिमालय जो है तिब्बत चाइना को भारत से अलग करता है, उसी प्रकार से एशिया जो है वो यूरोप को, दोनों को बीच में बांटने वाला कौन है, तो यूराल पर्वत है। बात समझ में आया। अब आप ध्यान से समझिएगा। देखिए ये आपका नक्शा है, अगर हम इसको बीचे बीच यहाँ से बांट दे, ये वाला लाइन आपको दिख रहा है, तो ये मेरा कौन सा रेखा कहलाएगा, विषुवत रेखा। ये वाला रेखा कौन सा कहलाएगा, विषुवत रेखा। तो पहले हम एशिया के बारे में ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे जो लाइन आपको दिख रहा है उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा हो जाएगा। तो एशिया महाद्वीप जो है वो कहाँ है बताइए, किस रेखा पे है, कौन सा रेखा उसको टच करेगा। अरे बाबू ये विषुवत रेखा तो यहाँ से यहाँ गया,
ये है ना, तो कौन सा रेखा उसको टच कर रहा है? कर्क रेखा टच कर रहा है। पृथ्वी के किस भाग में है वो? उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है। बात समझ में आ रहा ना? तो एशिया के बारे में आप क्या लिखिएगा? एशिया महाद्वीप कर्क रेखा से होकर गुजरता है, या फिर एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरता है। एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरता है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। बात समझ में आया? एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरता है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। समझ में आया? एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को कौन अलग करता है? तो यूराल पर्वत अलग करता है। आपको जो मैप मिला होगा उसमें हल्का सा लाइन खींचा होगा, वहाँ आप देखिए लिखा हुआ है यूराल पर्वत। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो सारा समझ लीजिए, फिर एक ही बार दिखा देंगे। देखिए अब आपको कौन दिखा? अफ्रीका। तो आइए अफ्रीका के पास, यहाँ देखिए, यहाँ है ना अफ्रीका। तो आप ध्यान से समझिएगा, जो मेरा विषुवत रेखा है वो कहाँ से कहाँ है? ये वाला लाइन है, ये जो लाइन है ये, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, तो अब आप खुद से कर लीजिएगा तुलना कि कौन सा कौन रेखा है। देखिए ये विषुवत रेखा हमने खींच दिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब हमने एशिया के बारे में पढ़ा, आइए अफ्रीका। तो बताइए अफ्रीका में विषुवत रेखा भी उसके होकर गुजर रहा है, और कर्क रेखा भी उससे होकर गुजर रहा है, और मकर रेखा भी उससे होकर के गुजर रहा है। यानी कि अफ्रीका के बारे में आप क्या सीख गए कि अफ्रीका से विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा होकर के गुजरता है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा होकर के गुजरती है। और दो बात याद रखिएगा कि इसी महाद्वीप में अमेज़न नदी और अमेज़न का जंगल और नील नदी है यहाँ पे, जो कि सबसे लंबा नदी है। नील नदी, हाँ नील नदी और अमेज़न, दोनों को आपको याद रखना है। तो अफ्रीका के बारे में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए आप यूरोप। अच्छा बताइए, तो ये जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है? आधा उत्तरी में है और आधा कहाँ है? दक्षिण। लेकिन ज़्यादातर हिस्सा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण में नहीं है। अब आइए आप इसके पास, सीरियल वाइज हम लोगों को चलना है। उत्तरी में आइए, तो उत्तरी अमेरिका को ध्यान से आप देखिएगा, तो ये किस रेखा से होकर गुजरेगा? कर्क रेखा से होकर के गुजरेगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ जो बीच में रेखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। कौन से गोलार्ध में है ये? उत्तरी गोलार्ध में है। बात समझ में आ रहा ना? अब आइए आप दक्षिण अमेरिका के पास। तो दक्षिणी अमेरिका जो है वो किस रेखा से होकर गुजरेगा? विषुवत से भी गुजर रहा है और दक्षिण से भी गुजर रहा है, मकर से भी गुजर रहा है। और ये जो है वो किस गोलार्ध में है? किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। बात समझ में आ रहा है ना? एक बात बताइए, आप वेस्ट इंडीज के बारे में सुने होंगे, जहाँ का लोग बहुत ज़्यादा काला होता है। तो यहाँ पे है वेस्ट इंडीज, ये दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्ट इंडीज। यहाँ पे थोड़ा सा द्वीप है। तो ये विषुवत रेखा से क्या ज़्यादा दूर में है? नहीं। तो यहाँ का आदमी काले होगा ना, क्योंकि आपको पता है विषुवत रेखा पे सन का लाइट डायरेक्ट पड़ता है, जिस कारण से यहाँ का आसपास का लोग भी क्या होगा? काला होगा। वेस्ट इंडीज यानी कि काला होगा। बात समझ में आ रहा है ना? अपने पे कोई नहीं लेगा। आप लोग काले नहीं हुए, आप लोग सांवले हुए। हम भी हैं तो हम भी सांवला ही कहलाएंगे। अमेरिका का लोग जैसे देखते हैं, छूते हैं तो दाग हो जाता है लाल लाल, तो उसको बोला जाता है गोरा। हम लोग क्या है? सांवले हैं। वेस्ट इंडीज एकदम पूरा कोयला की तरह काला होता है, देखे ना टीवी सब में, तो उसी प्रकार से। तो दक्षिणी अमेरिका के बारे में समझ में आ गया ना? अब आगे आ जाइए अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक के पास। तो यहाँ है, ये वाला दिख रहा है ना आपको व्हाइट कलर का, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक उपमहाद्वीप। तो यहाँ पे आप बताइए ये किस महाद्वीप पे है? सॉरी, किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। क्या इसको कोई भी रेखा पास कर रहा है? नहीं कर रहा है। ना मकर कर रहा है, ना कर्क कर रहा है, ना ही विषुवत रेखा पार कर रहा है। खत्म हो गया। उसके बाद कौन सा बचा? यूरोप। तो आइए यूरोप के पास। तो यूरोप क्या है बताइए, तो कौन सा रेखा इसको पार कर रहा है? कर्क रेखा इसको पार करेगा। कौन से गोलार्ध में है ये? उत्तरी गोलार्ध में है। बात समझ में आ रहा है ना? उत्तरी गोलार्ध में भी ये वृत्त से होकर के गुजरता है, जो पता था ना आपको, उत्तरी अंटार्कटिक ध्रुव वृत्त, उसी से ये होकर के गुजरता है। लास्ट में आपका कौन बचा? ऑस्ट्रेलिया। तो आ जाइए ऑस्ट्रेलिया के पास। तो यहाँ है ना ऑस्ट्रेलिया, कौन सा रेखा इससे गुजरेगा? मकर रेखा गुजरेगा। और मकर रेखा गुजरेगा तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी तो नहीं ही करेगा। बात समझ में? क्योंकि गर्मी वहीं पे करेगा जहाँ पे क्या करेगा? विषुवत रेखा आएगा। समझ में आया? तो यही सातों महाद्वीप है जिस पे हम लोग रहते हैं। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? सीरियल वाइज याद कैसे करिएगा? सिंपल है। सबसे पहले क्या आ जाएगा? एशिया। एशिया के बाद क्या आ जाएगा? अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका। फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका। फिर
फिर आपका आ गया अंटार्कटिक, उसके बाद 2 ठो बचा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। काम खत्म हो गया। हमको लगता है याद हो गया होगा कौन सा रेखा किससे होकर के गुजरता है, ये समझ में आ गया ना किस प्रकार से आप निकालिएगा। एक बार ग्लोब से आप लोग देख लीजिए, ग्लोब लेके आइए तो वहाँ पर से, इसको पता नहीं है ग्लोब क्या है। उसको टांग दीजिए वहीं पे। अब एक बार आप केवल इससे देख लीजिए। देखिए आपको पता है पृथ्वी कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और किधर से किधर घूमता है, पश्चिम से पूरब। ये सब तो अब कॉमन बात हो गया है। ऐसे घूमेगा क्या, ये गलत हो गया, क्योंकि ये किधर घूम रहा है, पूरब से पश्चिम। ऐसे घूमेगा ना, पश्चिम से पूरब जा रहा है, तो ये हम लोग का पश्चिम से पूरब। यहाँ पे लाल लाइन जो आपको दिख रहा है ना, यही मेरा क्या है, विषुवत रेखा। ये लाल लाइन जो आपको दिख रहा है ये मेरा क्या है, विषुवत रेखा। चलिए देखिए, आइए, यही है ना आपका एशिया, ये मेरा एशिया हो गया। तो एशिया महाद्वीप से कौन सा रेखा होकर के गुजर रहा है, देखिए कर्क रेखा होकर के गुजर रहा है। क्या विषुवत रेखा उससे गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा है। अब आइए आप यूरोप के पास, तो यूरोप यहीं पे है ना, तो यूरोप से कौन सा रेखा होकर के गुजरेगा, कर्क तो गुजरेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे उत्तरी आर्कटिक ध्रुव वृत्त होकर के गुजरेगा उससे, ठीक है, उत्तरी आर्कटिक ध्रुव उससे होकर के गुजरेगा। आइए अब अफ्रीका के पास, तो अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा होकर के गुजरता है, चाहे मकर रेखा हो, चाहे विषुवत रेखा हो, चाहे कर्क रेखा हो। अब आइए अब दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के पास, तो देखिए ये उत्तरी अमेरिका हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका तो कर्क रेखा से गुजर रहा है, और दक्षिणी अमेरिका किससे किससे गुजरेगा, विषुवत से भी और मकर से भी। बात समझ में आया। अब आइए आप ऑस्ट्रेलिया के पास। अच्छा, अंटार्कटिका जो आप देख रहे थे व्हाइट कलर का, वो यहाँ पे है, देखिए दिखेगा व्हाइट कलर का, इसमें नहीं बना हुआ है, ठीक है, कहाँ है, ओ पूरा नीचे है। तो ये इसमें बनाया नहीं गया है, बस आप समझ लीजिएगा। वहाँ पे कोई रहता नहीं है, क्योंकि इतना नीचे है ये, वहाँ पे लाइट ही नहीं जाता है, जिस कारण से वहाँ ठंडा बहुत रहता है। 6 महीना दिन जोल रहेगा, 6 महीना अंधेरा रहेगा, ठंडा वहाँ पे बहुत रहता है, सब चीज़ बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। तो आदमी वहाँ एक भी नहीं रहता है, केवल वैज्ञानिक लोग वहाँ पे जाता है, वहाँ पे शोध वोध करने के लिए वो गया, उसके बाद फिर वहाँ से आ जाता है। वहाँ जीवन उतना ज़्यादा संभव नहीं है, वहाँ कोई भी आदमी रेगुलर नहीं रह सकता, इतना ज़्यादा वहाँ ठंडा है। गर्मी दिन में वहाँ गर्मी ठंडा कुछ नहीं होता है, वहाँ ठंडा ही रहता है, क्योंकि ये जो अर्थ है वहाँ पे लाइट अगर पहुँचता भी है तो तिरछा पहुँचता है। कल का क्लास आप किए थे नहीं, इसलिए आप ऐसा क्वेश्चन पूछे। कल ही हम बताए थे कि कैसे कैसे सन का पोजीशन होता है पृथ्वी का। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, हमको लगता है ये याद हो गया होगा आप लोग को। चलिए फटाफट लिख लीजिए इसको। एशिया में डैश दे करके लिखिए। हाँ, पहले तो आप भूमंडल लिख करके डैश दीजिए और इसमें लिखिए पृथ्वी के भूमंडल लिख करके डैश दीजिए और इसमें लिखिए पृथ्वी के उस भाग को भूमंडल कहते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं। पृथ्वी के उस भाग को भूमंडल कहते हैं जहाँ हम सभी रहते हैं, जहाँ हम सभी रहते हैं। जहाँ हम सभी रहते हैं, या फिर इसका भूपट्टी चट्टान एवं मिट्टी से बना हुआ होता है। इसका भूपट्टी चट्टान एवं मिट्टी से बना हुआ है। 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 अब लिखिए सातों का नाम। पहले एशिया लिख करके डैश दीजिए। एशिया में डैश दे करके लिखिए
सीरियल वाइज है। एशिया से छोटा अफ्रीका, अफ्रीका से छोटा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से छोटा दक्षिणी अमेरिका, इससे छोटा अंटार्कटिक, और उससे छोटा हो जाएगा यूरोप, और उससे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब आप लोग एशिया में डैश दे करके लिखिए, यह महाद्वीप, यह महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरता है, यह महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरता है, यह महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरता है, यह महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरता है। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को यूराल की पर्वत अलग करता है। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को यूराल की पर्वत अलग करती है। अलग करती है। अब इसी में लिख लीजिए, एशिया तथा यूरोप के सम्मिलित रूप को यूरेशिया कहा जाता है। एशिया तथा यूरोप के सम्मिलित रूप को यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया कहा जाता है। चलिए अगला लिखिए, अफ्रीका। अफ्रीका में डैश दे करके लिखिए, अफ्रीका में डैश दे करके लिखिए, इस महाद्वीप से विषुवत, कर्क और मकर तीनों रेखा होकर गुजरती है। इस महाद्वीप से विषुवत, कर्क एवं मकर तीनों रेखा होकर गुजरती है। इसका ज्यादा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है। इसका ज्यादा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है। इसका ज्यादा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है। इसका ज़्यादा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ अमेज़न एवं विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। यहाँ अमेज़न एवं विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। यहाँ अमेज़न एवं विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। अगला लिखिए, उत्तरी अमेरिका लिख करके डैश दीजिए। नदी, जंगल भी है, नदी भी है। अगला लिखिए, उत्तरी अमेरिका। एक अमेज़न और है, कुछ शॉपिंग जो करते हैं आप लोग। अगला लिखिए, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला लिखिए, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में डैश दे करके लिखिए दक्षिणी अमेरिका पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। हो गया। अगला लिखिए, या फिर इसे लिख सकते हैं कि इससे विषुवत रेखा होकर गुजरती है। विषुवत एवं मकर रेखा होकर के गुजरती है। इससे विषुवत एवं मकर रेखा होकर गुजरती है। इससे विषुवत एवं मकर रेखा होकर गुजरती है। हो गया। अगला लिखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप यह पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जो सालों भर बर्फ से ढकी होती है। जो सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। जो सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। अगला लिखिए, यूरोप। अगला लिखिए, यूरोप। यूरोपीय महाद्वीप उत्तरी आर्कटिक ध्रुव वृत्त। यूरोपीय महाद्वीप से उत्तरी आर्कटिक ध्रुव वृत्त होकर गुजरता है। यूरोपीय महाद्वीप से उत्तरी आर्कटिक ध्रुव वृत्त होकर गुजरता है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला लिखिए, ऑस्ट्रिया। यह पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इससे मकर रेखा होकर गुजरती है। इससे मकर रेखा होकर गुजरती है। हो गया। अब अगला लिखिए, जलमंडल।
अब आप लोग फिर से अपना अपना मैप देखिए और जो जो हम बोल रहे हैं वो आपको दिखेगा। प्रशांत महासागर आपको उसमें दिखा क्या? नहीं दिखा प्रशांत महासागर। उसके बाद आपको अटलांटिक महासागर दिखा क्या? और जस्ट उसके नीचे आप देखिए आपको हिंद महासागर दिखेगा बगल में। उसी के नीचे आपको दक्षिणी महासागर दिख जाएगा, हिंद महासागर के नीचे। और उसके बाद ऊपर आ जाइए, आर्कटिक महासागर आपको दिख जाएगा। सबको तो दिख गया होगा। देखिए आपको प्रशांत महासागर उसमें 2 गो दिखा होगा। आपके पास जो नक्शा दिए हैं हम उसमें 2 गो प्रशांत महासागर दिखा होगा, एक इधर दिखा होगा, एक इधर दिखा होगा। क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल, तो इसको हम जैसे गोल करेंगे तो दोनों प्रशांत महासागर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? हम दोनों को बीचे बीच गोल को जब फाड़ेंगे तो इसी तरह होगा, आधा इधर आ गया आधा इधर आ गया है। तो जब हम इसको इस प्रकार से गोल करेंगे तो दोनों प्रशांत महासागर तो फिर से मिल ही जाएगा। इसलिए वहाँ पे प्रशांत महासागर आपका कई गो लिखा होगा, 2 गो लिखा होगा। तो अब बात समझिए आप, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भारत के नीचे आपको ये महासागर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हिंद महासागर। ठीक है, यहाँ तक में। यहाँ पे जो आपको एस बना हुआ दिख रहा है ना, ये हल्का सा एस बन रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अटलांटिक महासागर। उसमें आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और जस्ट हम थोड़ा सा इधर घुमाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो बड़ा सा क्षेत्र आपको दिख रहा है ये सब मेरा क्या है, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर क्या है, तो प्रशांत महासागर है। और आपको ऊपर में दिख जाएगा आर्कटिक महासागर और नीचे में आपको दिख जाएगा दक्षिणी महासागर। ये रहा दक्षिणी महासागर। बात समझ में आया? सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर। उसके बाद तब आएगा नंबर किसका, अटलांटिक का, उसके बाद हिंद का, फिर दक्षिणी का, फिर आर्कटिक का। ठीक है यहाँ तक में। और एक बात याद रखिएगा, पृथ्वी लगभग 71% तक क्या है, उसमें केवल पानी ही पानी है। 71% तक इसमें केवल पानी, जल ही जल है, जिसमें से लगभग 97.5% पानी महासागर में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। और जो पानी हम लोगों का दैनिक जीवन में काम आता है, पीने के लिए काम आता है, वो मात्र और मात्र पृथ्वी पे 2.5% ही पानी है। इसलिए पानी का बार बार हम लोगों को क्या आता है, समस्या आता है। क्यों समस्या आता है, क्योंकि पीने योग्य पानी कितना है, 2.5% ही। लेकिन जो पानी का हमको काम ही नहीं है उसका है 97.5% पानी है, जिसमें फिल्टर उसको करने में थोड़ा महंगा पड़ जाता है। पानी का यूज बहुत ज़्यादा होता है, एक दिन में 1000 लीटर आदमी ख़त्म कर देता है, पता भी नहीं चलता है। हाँ वही तो बोले, एक दिन में 1000-2000 लीटर वो ख़त्म कर देता है, पता भी नहीं चलता है। इसलिए फिल्टर कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, बहुत महंगा आ जाएगा पानी। तो इसमें किसी को दिक्कत है। और जो पीने लायक पानी है वो कहाँ कहाँ है, तो बर्फ़ के रूप में है, हिम के रूप में है, या फिर भूमि के अंदर है, भूमिगत जल के रूप में स्थित है। मात्र 2.5 बस प्रतिशत, लीटर नहीं बोल देना है, 2.5% बोल रहा है आपको। और बाकी तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, आर्कटिक, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। ठीक है। और प्रशांत महासागर में ही सबसे गहरा, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं मरियाना गर्त। याद रखिएगा, मरियाना गर्त, जिसका गहराई है 11,022 मीटर गहरा है ये प्रशांत महासागर। एक जगह पे जगह खोजा गया है जिसका गहराई है लगभग 11,022 मीटर, इतना नीचे है वो। अब मीटर उतना मीटर वो नीचे है। सोच लीजिए कितना ज़्यादा बड़ा गड्ढा होगा वहाँ पे। और फिर मशीन तो जा सकता है ना, आदमी पनडुब्बी तो जा सकता है ना, आदमी उस पर थोड़े जाएगा, पनडुब्बी में आदमी भी जा सकता है। अभी तक में जो खोजा गया है वो यही है, मरियाना गर्त, जो कि पृथ्वी का समुंदर में सबसे ज़्यादा गड्ढा है, तो यही है, जिसका कुल गहराई कितना है, तो 11,022 मीटर, इतना गहरा है ये नीचे। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता दिए, इसको लिख लीजिए। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल है, पृथ्वी का लगभग 71% भाग में जल है।
पृथ्वी का लगभग 71% भाग में जल जल है, जिसमें से 97.5% में जल 95.5% जल महासागरों में है, जिसका पानी खारा है, जिसमें से 95.5% जल 97.5% जल महासागरों में है, जिसका जल खारा है। पीने योग्य जल पृथ्वी पर मात्र 2.5% है। पीने योग्य जल पृथ्वी पर मात्र 2.5% है। पीने योग्य जल पृथ्वी पर मात्र 2.5% है। मात्र 2.5% है, जो कि बर्फ, हिम क्या होता है? बर्फ का ही एक रूप हुआ वो। बर्फ, हिमपात एवं भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। एवं भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। एवं भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। चलिए पांचों महासागर का नाम लिख लीजिए। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। हाँ, सीरियल वाइज उतारिए। सबसे बड़ा प्रशांत है, फिर अटलांटिक, फिर हिंद। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस महासागर का नाम किसी देश पे रखा गया है, तो हिंद महासागर का। और किस महासागर का आकार जो है वो एस के आकार का है, तो अटलांटिक। क्योंकि अगर आप नक्शा ध्यान से देखिएगा तो ये हल्का सा यहाँ पे अटलांटिक, तो ये देखिए एस टाइप में लग रहा है ना, इसलिए इसको कहा गया एस आकार। पांचों नाम लिखिए जल्दी से। अब उसके बाद स्टार दे करके लिखिए। स्टार दे करके लिखिए। प्रशांत महासागर में 11,022 मीटर गहरा 11,022 मीटर गहरा 11,022 मीटर गहरा खड्डा है, जिसे मरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। जिसे मरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। मरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। देखिए वायुमंडल, अगला है आपका वायुमंडल 3 नंबर। पहला आपने क्या पढ़ा, भूमंडल, फिर आपने पढ़ा जलमंडल, अब मेरा क्या आ जाएगा वायुमंडल। तो पृथ्वी से 16 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी के परत से 16 किलोमीटर ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाएगा, वायुमंडल स्टार्ट हो जाता है। 16 किलोमीटर तक वायुमंडल है, जो कि कितना परत में बटा हुआ है, 5 परत में।
पहला परत को बोलेंगे क्षोभ मंडल, दूसरा को समताप मंडल, तीसरा को मध्य मंडल, चौथा को आगन मंडल और पांचवा को बहिर्मंडल। बात समझ में आया? पृथ्वी के 16 किलोमीटर के बाद जो है वो क्या स्टार्ट हो जाता है? वायुमंडल स्टार्ट हो जाता है, जो कि 5 परत में बटा हुआ है। क्या क्या हो जाएगा? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आर्गन मंडल और बहिर्मंडल हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में या पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अन्य गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन है। ठीक है, यहाँ तक में समझ में आया? पूछ देगा कि नाइट्रोजन कितना है, 78 है। पूछेगा ऑक्सीजन कितना है, पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1% नहीं है, 0.003% है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी कई सारा गैस मिला करके मात्र कितना है, 1%, बहुत कम मात्रा में है ये। ठीक है, लिखिए। पृथ्वी का वायुमंडल 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पृथ्वी का वायुमंडल 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसके 5 परत हैं। पृथ्वी का वायुमंडल 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 1600, हाँ, 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पृथ्वी का वायुमंडल 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसके 5 परत हैं। पांचों परत का नाम लिख लीजिए 1 2 3 4 करके, जिसके 5 परत हैं। पांचों परत का नाम लिखिए। हो गया? चलिए लिखिए। लिखिए अब इसके बाद कि पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, पृथ्वी के वायुमंडल में 78%, पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन एवं शेष 1% अन्य गैस, शेष 1% अन्य गैस, शेष 1% अन्य गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि मौजूद हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि मौजूद हैं। हो गया? खत्म हो गया आपका। बस एक छोटा सा टॉपिक समझ लीजिए। अच्छा, हम लोग जो पृथ्वी का समतल को नापेंगे वो किससे नापेंगे? क्या ज़मीन से नापेंगे? नहीं, ज़मीन से हम लोग नहीं नापते हैं। आप लोग कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे तो रेलवे स्टेशन में जब बोर्ड लगा रहता है जहाँ पे लिखा रहता है सिटी का नाम, जैसे पटना लिखा होगा, तो आप छोटा सा कोना में लिखा हुआ देखिएगा कि ऊंचाई समुद्र तल से, ऐसा आपको दिखता होगा, इतना मीटर, यानी कि समुद्र तल से वो इतना मीटर क्या है, ऊँचा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र का तो जो तल होता है, जो जल का ऊपर का तल रहेगा, वो सब जगह क्या रहेगा, समान रहेगा। बात समझ में आ रहा है? आप चाहे कोई भी गंगा जी जाते हैं तो एक जगह जितना पानी का स्तर है, दूसरे जगह का जो आप नापिएगा वो भी उतना ही रहेगा। भले उसका गड्ढा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऊपर का जो रहेगा सरफेस वो आपका एक ही रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा तो कहीं नहीं होता होगा कि यहाँ ऐसे है तो पानी फिर वहाँ ऐसे हो गया हमेशा वो सेम रहेगा। इस प्रकार जैसे आप गिलास में पानी रखते हैं तो पूरा सेम रहता है ना हर एक जगह पे, तो पानी का जो तल होता है उसी से हम लोग किसी भी भूमि का ऊंचाई को नापते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग माउंट एवरेस्ट का नाम सुने होंगे तो वो समुद्री तल से लगभग 8848 यानी कि 8848 मीटर क्या है, ऊंचा। तो कहाँ से हम लोग पृथ्वी ऊंचाई नापते हैं, समझ में आ गया ना? क्योंकि ज़मीन तो ऊपर खबर हो सकता है कोई सिटी जो है वो ऊंचा में है तो कोई सिटी नीचा में, लेकिन पानी का स्तर क्या रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। इसलिए हम लोग जो ऊंचाई नापते हैं वो कहाँ से नापते हैं,
समुद्र के जल के तल से नापते हैं। जैसे आप स्टेशन में देखते भी होंगे कि ऊंचाई समुद्र तल से इतना मीटर। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसको आप लिख लीजिए स्टार दे करके। समुद्र के जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्र के जल का तल, स्टार दे करके लिख लीजिए। समुद्र के तल का जल, जल का तल, समुद्र के जल का तल, जल का तल, शायरी बन गया। जल का तल सभी जगह समान होता है, सभी जगह समान होता है, सभी जगह समान होता है, सभी जगह समान होता है। इसलिए ऊंचाई को समुद्र के तल को आधार बनाकर मापा जाता है। इसलिए ऊंचाई को समुद्र के तल को आधार बनाकर मापा जाता है। तल को आधार बनाकर मापा जाता है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसका ऊंचाई 8,848 मीटर है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसका ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। देखिए कल आपका होगा टेस्ट, लेसन 2, 3, 4, 5। आज जो पढ़ाए हैं उसका भी टेस्ट होगा कल। कंबाइंड करके क्वेश्चन दिया जाएगा। क्या चीज? हाँ तो क्या दिक्कत है, वीडियो देख लीजिएगा। आज जो फुल में फुल लाएगा उसको एगो चॉकलेट देंगे। अब कौन वाला देंगे? अब इससे आपको मतलब, आपको चॉकलेट खाने से मतलब है? कौन वाला देंगे?